नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए हिस्ट्री पर पहला वीडियो बना चुका हूँ। यह हिस्ट्री का दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ, ये आपका दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, तो भैया मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देखें तब इसको देखें। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारा जो इतिहास है उसका अर्थ क्या है, इतिहास का परिचय क्या है। वास्तव में उसी का ये दूसरा पार्ट समझो इसको। इतिहास की जानकारी के स्रोत मैंने आपको पढ़ाए थे पीछे, मैंने आपको साहित्यिक स्रोत क्लियर करा दिए हैं। इससे आगे हम चलते हैं। मैंने 3 स्रोत बताए थे आपको। इतिहास की जानकारी के कौन कौन से स्रोत बताए थे? 3। इतिहास की जानकारी के मैंने आपको 3 स्रोत बताए थे। एक आपको मैंने बता दिया साहित्यिक स्रोत, एक तो मैंने आपको बताया साहित्यिक स्रोत, दूसरा बताया मैंने विदेशी विवरण, और तीसरा बताया मैंने आपको पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए हैं अभी तक। इससे पहले हम साहित्यिक स्रोत जो हैं इनको हम क्लियर कर चुके हैं। साहित्यिक स्रोत, आज हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा जो है वो पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताना है। इस पर अभी एक वीडियो और आएगा पुरातात्विक स्रोत पे, जिनमें हम अभिलेख को जानेंगे। प्रमुख अभिलेख जो है, ये पूछा जाता है कौन सा अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो आज हम प्राचीन भारतीय स्रोतों में जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा स्रोत बताया मैंने, वो बताया है विदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे थोड़ी सी बात करके। तो यह विदेशी विवरण क्या है? विदेशी विवरण से हमें ये पता चलता है इतिहास के बारे में कि उस समय प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ यात्रियों का भारत में आना हुआ जो दूसरे देशों के निवासी थे। कुछ विदेशी यात्री भारत में आते हैं, उन्होंने भारत में आए, भारत का अध्ययन किया, भारत में वो घूमे, भारत में जगह जगह के जो समाज था उस पर उन्होंने अपनी चर्चा की। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, जिनको आज हम पढ़ के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो विदेशी आए थे उन्होंने भारत में आते हैं, ठीक है, जगह जगह भ्रमण करते हैं। भारत में रहकर वो कुछ पुस्तक लिखते हैं। उन पुस्तकों को से पढ़ कर ही हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में। हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे इतिहास को जानकारी कैसे मिलती है। हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं कि हमें इतिहास की जो जानकारी है वो कहाँ से मिली है। अब से पहले हमने बताया हमें साहित्यिक स्रोतों से मिली इतिहास की जानकारी। अब ये हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हम ये बताएंगे कि विदेशियों का हमारे इतिहास की जानकारी में क्या योगदान रहा है। ठीक है, जो विदेशी भारत आए थे, तो बहुत सारे देशों से विदेशी भारत आते थे, लेकिन उनमें कुछ देश प्रमुख हैं या कुछ यात्री प्रमुख हैं जिन्होंने भारत की दशा का वर्णन किया है। तो हम उन यात्रियों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनानी लेखक। विदेशी विवरण में हम सबसे पहले यूनानी लेखकों का महत्व देखते हैं। यूनानी लेखक, इनका महत्व क्या रहा है भारतीय इतिहास की जानकारी में। ठीक है, यूनानी लेखकों का महत्व क्या रहा है? तो जो यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखकों में 2 लेखकों का नाम प्रमुख है। कौन कौन से हैं 2 लेखक? टेटियस, एक था टेटियस और दूसरा है हेरोडोटस। टेटियस और हेरोडोटस, इन दोनों का इसमें प्रमुख योगदान है यूनानी लेखकों में। यूनानी लेखकों में 2 लेखक प्रसिद्ध हैं जिन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी है।
वो कौन कौन से हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी है? टेटियस है और हेरोडोटस। टेटियस और हेरोडोटस ये यूनानी लेखकों में दो प्रमुख हैं। टेसियस है ये, टेसियस, इसको टेसियस कर लेंगे, टेसियस है ये, टेसियस और हेरोडोटस, इन्होंने इतिहास की जानकारी जो है हमें दी है, इतिहास के बारे में इन्होंने बताया है। तो हम सबसे पहले टेसियस की बात करते हैं। टेसियस कौन था? जो टेसियस है, ठीक है, तो यह कौन था? यह एक ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। ये कौन था? ये राजवैद्य, ईरान का राजवैद्य था टेसियस, ठीक है। जो टेसियस था वो कौन था? वो ईरान का राजवैद्य था। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारी दी थी वो ईरान के अधिकारियों से बातचीत करके या अधिकारियों से पूछकर, अधिकारियों से भारत के बारे में जानकारी लेकर इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी थी टेसियस ने, या भारतीय इतिहास के बारे में विवरण दिया, भारतीय इतिहास के बारे में विवरण किया इसने, ठीक है। जो टेसियस था कौन था? ईरान का राजवैद्य था। इसने ईरान का जो राजवैद्य था, इसने ईरान के कुछ अधिकारियों के बारे में जो उस समय भारत में आए थे या भारत में रहे होंगे, उनसे बातचीत करके उनके विचार जानकर इसने अपना विवरण किया, अपना विवरण दिया भारत के बारे में। लेकिन इसका जो विवरण था उसमें कुछ आश्चर्यजनक बातों को शामिल कर दिया गया। इसने अपने विवरण में कुछ आश्चर्यजनक बातें ले ली गई, असंभव बातें ले ली, मान लो कोई ऐसी बातें ले ली कुछ जो ऐसा उस समय हो ही नहीं सकती थी, कुछ ऐसी कहानी ले ली, कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बात ले ली जिनका उस समय कोई होना असंभव है। तो ऐसी बातों के चलते जो टेसियस था उसका जो विवरण है उसको अविश्वासीय माना गया है, मतलब उस पे इतिहासकारों ने विश्वास नहीं किया है, उस पे लोगों ने विश्वास कुछ कम किया है, इस पे विश्वास ही नहीं किया है वास्तव में। क्योंकि इसने जो अपना विवरण दिया इतिहास के बारे में जो टेसियस ने अपना विवरण दिया था, उस विवरण में इसने कुछ ऐसी बातें शामिल कर ली जो बहुत ही आश्चर्यजनक थी और कहानियों से भरी हुई थी। आश्चर्यजनक और कहानियों से भरी होने के कारण इसकी जो विवरण था, इसका जो इसने जो बताया था इतिहास के बारे में, वो अविश्वसनीय होगा, जिस पे लोग विश्वास न करें, ठीक है। टेसियस हो गया। और यूनानी लेखक एक आते हैं हेरोडोटस, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेंगे, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इतिहास का पिता। सवाल आता है इतिहास के पिता कौन है, ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। इतिहास के पिता थे हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक है हेरोडोटस की हिस्टोरिका। हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी एक पुस्तक है हेरोडोटस की, ठीक है। हिस्टोरिका हेरोडोटस की एक पुस्तक है। इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो हिस्टोरिका है, इसमें क्या है? इसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व भारत और फ्रांस नहीं है, भारत और फारस के बीच जो व्यापारिक संबंध है या जो उनका संबंध था उसका इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। दोबारा सुन लो, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। ऐसे सवाल बन सकता है, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस की। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इसमें हिस्टोरिका में क्या लिखा हुआ है? 5वीं सदी ईसा पूर्व में या 5वीं सदी ईसा पूर्व के समय भारत और फारस का जो संबंध था उसका इसमें किसने? हेरोडोटस ने अपना वर्णन किया है। लेकिन इसकी भी जो विवरण है, इसका जो वर्णन है वो अभी कुछ अविश्वसनीय रहा है, ज्यादा नहीं, इसका तो पूरा ही अविश्वसनीय है टेसियस का। हेरोडोटस का भी थोड़ा अविश्वसनीय रहा है, लोगों ने इस पर भी थोड़ा कम विश्वास किया है, ठीक है भाई। तो ये दो आपको यूनानी लेखक हो गए। इसके अलावा सिकंदर के साथ कुछ लेखक भारत आए थे। सिकंदर के साथ जब सिकंदर आक्रमण करता है भारत पर, कब करता है?
326 ईसा पूर्व में सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे भारत, वो कौन थे? उन लेखकों में 3 लेखक प्रमुख थे। जो सिकंदर के साथ भारत आए थे उनमें कितने लेखक प्रमुख थे? 3 लेखक प्रमुख थे। कौन था? नंबर 1 निर्याकस, ठीक है। नंबर 2, परिणाम इनके थोड़े हार्ड हैं। नंबर 1 निर्याकस था, नंबर 2 आने सीक्रेटस लिखे देते हैं हम, आने सीक्रेटस, ठीक है। ये भी सिकंदर के साथ भारत आया था, आने सीक्रेटस। और एक तीसरा था जो सिकंदर के साथ भारत आया था, जिसका नाम था आरिस्टोबुलस। एक तीसरा था आरिस्टोबुलस, यह भी सिकंदर के साथ भारत आया था। तो ये तीनों लेखक यूनान से सिकंदर के साथ भारत आए थे। सबको पता है सिकंदर ने 326 में आक्रमण करा था। मैं आपको जो इतिहास पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको आम बातें शामिल नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। मैं आपको कुछ अंदर का पढ़ा रहा हूं, बाकी सब किताबों में से पढ़ लेते हैं। भाई सिकंदर का आक्रमण, मैं आपको सिकंदर का आक्रमण ये नहीं बताऊंगा कब करा, ठीक है, वो तो एक आम बात है। मैं आपको बताऊंगा सिकंदर का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, सिकंदर भारत क्यों आता है, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी उसे भारत आने की, तो ये सब बात बताऊंगा, बाद की बात है, सीमित रखते हैं अभी। तो निर्याकस, ओनेसिरिक्टस और आरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक थे। सिकंदर के 3 राजदूत भी लेखक थे। सिकंदर के 3 राजदूत या 3 ऐसे लेखक थे सिकंदर के लेखकों में, जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, उन लेखकों में 3 राजदूत भी थे। 3 राजदूत भी थे जो सिकंदर के साथ लेखक भारत आए ना, उनमें 3 राजदूत भी थे। राजदूत कौन कौन से थे? राजदूत भी देख लेते हैं। मेगास्थनीज, जो अपनी भाषा में आप इसको बोलते हो मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज इसका नाम है। एक मेगास्थनीज था, दूसरा डायमेकस था, मेगास्थनीज था, डायमेकस था, तीसरा डायोसियस था, ठीक है, डायोसियस था। तो मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोसियस, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में राजदूत थे, ठीक है। कौन थे ये राजदूत थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे लेखक, उनमें 3 राजदूत थे। कौन कौन से? मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोसियस, ठीक है। ये 3 सिकंदर के राजदूत हम इनको कह सकते हैं। चलो देख लेते हैं इनको एक बार, ये किस किस के शासनकाल में भारत आते हैं, ठीक है, किस किस के शासनकाल में भारत आते हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो आप ये सब बातें नोट करती जाइए। यूनानी लेखकों में 2 प्रमुख कौन है, ठीक है, सिकंदर के साथ लेखक कौन थे प्रमुख, राजदूत कौन थे प्रमुख। तो मेगास्थनीज के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज कब भारत आता है, चलो ये हम सीमित रहने देते हैं, थोड़ा ही बताएंगे, ज्यादा ही। सबसे पहले मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। ये किसका राजदूत था? सिकंदर, जो सिकंदर था उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। जो निर्याकस है ना, ये निर्याकस, ये सिकंदर का जल सेनापति था। ये सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का थल सेनापति था। इसका राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है। हुआ क्या, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, तो यह जो निर्याकस, जो सेल्यूकस निकेटर था, इसको सारा शासन सिकंदर का मिल गया, या इसके पास सिकंदर का सारा शासन आ गया। ये सिकंदर के जो राज्य था उसका अधिकारी बन गया, ठीक है। इसने अपना सारा शासन सिकंदर का अपने हाथ में ले लिया।
सिकंदर का उद्देश्य था विश्व विजय करना। अब सिकंदर का जो लक्ष्य था विश्व विजय का वो पूरा नहीं हो पाया था, सिकंदर की पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो ये जो निकेटर था ये सिकंदर के विश्व विजय के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता था। अधूरे सपने को जब पूरा करना चाहता था तो भारत में भी उसका एक अधूरा सपना रह गया था, क्योंकि भारत में व्यास नदी तक ही सिकंदर आ पाया था। व्यास नदी के बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो जो सेल्यूकस निकेटर था यह चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करके संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत को भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। 299 ईसा पूर्व तक ये मेरे अनुमान से मैं उसके शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहा था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर एक पुस्तक लिखी थी जिसको आप बोलते हो इंडिका। पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज है। पूछ रहे हैं इंडिका में क्या लिखा हुआ है? इंडिका में क्या लिखा हुआ है? इंडिका में लिखा हुआ है मौर्य समाज की संस्कृति लिखी हुई है इसमें, मौर्य समाज की संस्कृति। ठीक है, इंडिका पुस्तक में क्या है? मौर्य समाज की संस्कृति के बारे में आपसे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो सेल्यूकस निकेटर था वो किसका सेनापति था? सिकंदर का। उसका राजदूत मेगास्थनीज था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहाँ पर रहकर इंडिका लिखी। इस इंडिका से हमें क्या पता चलता है? मौर्य साम्राज्य की संस्कृति के बारे में हमको इससे पता चलता है। मौर्य समाज की संस्कृति। मान लो हम इस इंडिका को ना पढ़े तो मौर्य साम्राज्य की संस्कृति कहाँ से पता करेंगे? तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? इतिहास की जानकारी कैसे होती है? इतिहास की बात है। मौर्य समाज की संस्कृति कहाँ से मिल रही है? इंडिका से। तो ये भी एक हमारा इतिहास के स्रोत का भाग है, इसलिए मैंने बताया। मैं आपको बहुत अंदर तक बता रहा हूँ भाई। ठीक है, आप इसको हल्के में ना लेके, आसान चल रहा है। कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि एक बार मेरी वीडियो जो भी मैं पढ़ाया वो क्लियर हो गया तो ठीक है। जो भी बताता हूँ एक बार में सब कुछ बता देता हूँ। तो ये सिकंदर हो गया, मान लो ये हो गया, मेगास्थनीज हो गया। डायमेकस देख लेते हैं। मेगास्थनीज हो गया, डायमेकस देख लेते हैं। डायमेकस, जो डायमेकस था किसके दरबार में आता है? ये आता है बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। डायमेकस किसके दरबार में आता है? डायमेकस आता है बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका पुत्र था बिंदुसार, इनके दरबार में आया। ये कहाँ से आया? मतलब डायमेकस कौन था? तो डायमेकस जो था वो सीरिया देश है ना, सीरिया देश, उस समय सीरिया प्रांत जो भी बोलते हैं हम कह सकते हैं सीरिया के नरेश राजा, नरेश का अर्थ है राजा। सीरिया के नरेश जिनका नाम क्या था? सीरिया के नरेश जिनका नाम था अंतिकेयस। सीरिया के नरेश का नाम क्या था? इनका नाम था अंतियोकस। ठीक है, अंतियोकस कौन थे? सीरिया के नरेश थे। इनके शासनकाल में कौन आता है? डायमेकस। मतलब डायमेकस को अंतियोकस ने भेजा था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में जाओ। ठीक है, और वास्तव में बिंदुसार के और इनके संबंध जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, व्यापार को लेकर भी इनके अच्छे संबंध थे। तो डायमेकस किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार की जानकारी देता है डायमेकस। इन्होंने कोई पुस्तक लिखी उसमें विवरण दिया बिंदुसार का शासन ऐसा था। ठीक है, तो इन राजदूतों के माध्यम से भी हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, 2 हो गए। चलो इधर से मिटा देते हैं इसको। अब नीचे रह जाएगा कौन सा? डायोसियस। चलो डायोसियस के बारे में भी देख लेते हैं। डायोसियस किसके दरबार में आया था? डायोसियस किसके दरबार में आता है? भाई ये आता है अशोक के दरबार में। अशोक कौन था? जानते होंगे आप सभी, महान सम्राट अशोक। अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक के दरबार में डायोसियस आता है। डायोसियस कौन था? डायोसियस मिस्र जानते हैं, मिस्र जिसको इजिप्ट कहते हैं। मिस्र के एक राजा थे। मिस्र के नरेश
किसका राजदूत था ये? मिस्र के नरेश जिनका नाम था टॉलमी, मिस्र के नरेश जिनका नाम था टॉलमी फिलडेल्फियस। देख लेते हैं, टॉलमी फिलेडेल्फल्स है, दोबारा लिखना पड़ेगा, टॉलमी फिलेडेल्फल्स, ठीक है, फिलेडेल्फल्स। तो ये मिस्र के उस समय राजा थे, इन्होंने डायोसियस को भेजा था अशोक के दरबार में। तो इसने भी अशोक के बारे में थोड़ा विवरण दिया था, अशोक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ठीक है भाई, ये आपके कौन हुए? ये हुए यूनान के शासक। एक बात और नोट करेंगे, स्ट्रैबो एक इतिहासकार थे, या कह सकते हैं हम विदेशी था कोई, स्ट्रैबो ने कहा है कि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है, मेगास्थनीज के विवरण को क्या लिख देना आप इसमें कि स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक बताया है। काल्पनिक का अर्थ होता है, स्ट्रैबो ने कहा है कि मेगास्थनीज ने जो इंडिका में विवरण दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो उसने सच नहीं बताया है, बस उसने कल्पना की है। तो किसने बताया ऐसा? स्ट्रैबो ने कहा है कि मेगास्थनीज ने कल्पना की है अपनी इंडिका पुस्तक में, वास्तविक नहीं बताई है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना, ऐसा किसने कहा है? स्ट्रैबो ने कहा है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक में विवरण मिलता है वो काल्पनिक है, कोई वास्तविक नहीं है। ओके, चलो इसके आगे देख लेते हैं रोमन लेखक। रोमन लेखक में आपको ज्यादा नहीं, ओनली मात्र एक का नाम याद रखना है, जिसका नाम था पिलनी। ठीक है, ये पिलनी याद रखना है। किसका नाम था? पिलनी। पिलनी की एक रचना है, एक पुस्तक है जिसका नाम है नेचुरल्स हिस्टोरिका। नेचुरल्स हिस्टोरिका इसने एक पुस्तक लिखी है पिलनी ने, नेचुरल्स हिस्टोरिका, इसकी एक बुक है नेचुरल्स हिस्टोरिका। इस नेचुरल हिस्टोरिका में, जो नेचुरल्स हिस्टोरिका किसने लिखी है? पिलनी ने लिखी है। ठीक है, कब लिखी गई थी? ये प्रथम शताब्दी में लिखी गई थी, ये भी याद रख लेंगे, प्रथम शताब्दी में। नेचुरल्स हिस्टोरिका कब लिखी गई? प्रथम शताब्दी में लिखी गई। किसने लिखी? पिलनी ने लिखी थी। इसमें क्या है? इसमें उस समय भारतीय पशु, पेड़, पक्षी, खनिज पदार्थ आदि का अध्ययन मिलता है। जब इन्हें भारत आते हैं पिलनी प्रथम शताब्दी के आसपास, तो इन्होंने इसमें पुस्तक में क्या वर्णन किया है? भारत में जो उस समय पेड़ पौधे थे, ठीक है, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का इन्होंने वर्णन किया है इसमें। ठीक है, तो पिलनी में आप इतना याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने उस समय के भारत और इटली के संबंध भी दर्शाए हैं इसमें, भारत और इटली के संबंध। ठीक है, किस पुस्तक में दर्शाए गए हैं? किस ग्रंथ में दर्शाए हैं? नेचुरल्स हिस्टोरिका में। किसकी है ये? नेचुरल हिस्टोरिका पिलनी की एक पुस्तक है जिसमें भारत इटली के संबंध में दर्शाए हैं, और ये प्रथम शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें भारत में उस समय जो पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ थे, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये भैया रोमन लेखक आप नोट कर लेंगे, पिलनी नोट कर लेंगे, नेचुरल हिस्टोरिका साथ के साथ इसको ऐसे लिख लेंगे। चलो अब आते हैं चीनी। जो चीनी यात्री आए थे उनके बारे में चीनी लेखक क्या कहते हैं, क्या जानकारी मिलती है चीनी लेखकों से भारत के बारे में, या भारतीय इतिहास के बारे में चीनी लेखकों से क्या जानकारी मिलती है? चीनी लेखक भाई, सबसे पहला तो सवाल ये है, चीनी लेखक भारत में क्यों आते थे? चीनी यात्री
कह सकते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों का भारत आने का मकसद क्या था, वो भारत क्यों आते थे? तो सीधा सवाल है, चीनी यात्रियों का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य जो था वो बौद्ध स्तूपों का, बौद्ध स्तूप, वे बौद्ध स्तूप या बौद्ध विहार, राज्य का नाम नहीं है, बौद्ध विहार, और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी के लिए वो यहाँ पे आते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी लेने के लिए क्यों आते थे? बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी लेने के लिए वो भारत में आते थे। चीनी यात्री भारत क्यों आते थे? बौद्ध मंदिरों का, बौद्ध स्तूपों का, बौद्ध विहारों का दर्शन करने के लिए तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो भारत आते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का आरंभ कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो उसकी जानकारी लेने के लिए चीनी यात्री भारत आते थे। अब समय समय पर चीन से यात्री आए, भारत में रहे, भारत में रहकर जब वो भारत से वापस चीन को जाते थे, तो भारत से वापस जब वो चीन को जाते थे चीनी यात्री, तो वहाँ जाकर वो जो भारत में उनके साथ समय गुजरा है, क्या चीज़ उन्हें भारत को अच्छी लगी, भारत का समाज कैसा था, कौन सा शासक शक्तिशाली था, किसका शासन था उस समय, इस सब के बारे में वो चीन में जाकर विवरण करते थे। ठीक है, इन सब पर वो चर्चा करते थे चीन में जाकर, इन सब के बारे में वो अपनी पुस्तकों में लिखते थे। तो अब समय समय पर यात्री आए, किसने किसके बारे में क्या बताया है हम वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले नाम लेते हैं चीनी यात्रियों में फायान। फायान, ठीक है, फायान सबसे पहला सवाल। आगे आपको आएंगे फिर से ये दोबारा, जब फायान का समय आएगा तब बताएंगे इसके बारे में ठीक से। फायान भारत जो आया था वो 399 से लगभग 414-15 तक ये भारत में रहा था। ठीक है, ईस्वी तक। फायान 399 से 414-15 तक ये भारत में रहता है। फायान किसके शासन काल में आया था? तो उस समय जब भारत आया था तो उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था, और गुप्त वंश के उस समय शासक जो थे जिनके शासन काल में भारत आया था वो थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, या हम इन्हें क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इनके शासन काल में फायान भारत आता है 399 से 414-15 तक ये भारत में रहता है फायान। ठीक है, अब फायान जब भारत में आया, भारत में इसने भ्रमण करा, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद जब चीन लौट गया तो चीन में जाकर फायान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, फायान की पुस्तक का नाम भी आप लिख लो, फायान की पुस्तक का नाम था फू को की, ये पुस्तक का नाम है। फायान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फूको की। फूको की किसकी पुस्तक है? ये फायान की पुस्तक है। इस पुस्तक में किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में। अब हमें गुप्त काल का जो इतिहास मिला है, गुप्त काल का जो के बारे में जो जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है? गुप्त काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है हमें? फायान की इस पुस्तक से भी मिली है। और भी बहुत सारे स्रोत है गुप्त काल के, मौर्य काल के बारे में जहाँ से हमें जानकारी मिली है, लेकिन इसका भी तो थोड़ा बहुत हिस्सा है इसमें, ये भी तो हमारा इतिहास ही है, इतिहास के बारे में यहाँ से भी हमें जानकारी मिली है, इसीलिए बताया जा रहा है। तो फायान आया, उसने भारत में रहा, गुप्त काल की शासन व्यवस्था देखी, जब वो चीन लौट गया तो चीन में जाकर अपनी एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था फूको की, और फूको की में गुप्त काल के बारे में उसने विस्तार से चर्चा की थी, गुप्त काल का वर्णन किया था। इसमें क्या 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 कहा है गुप्त काल के बारे में? इसमें गुप्त काल की सामाजिक, यानी कि गुप्त काल का समाज कैसा था, ठीक है, गुप्त काल का धार्मिक जीवन कैसा था, लोग कौन से धर्म को मानते थे, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक शासन कैसा था, ठीक है, इन सब का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नहीं है, ये आर्थिक है, यानी कि गुप्त काल के उस समय अर्थव्यवस्था का विस्तार से इसमें वर्णन किया है। तो फायान आता है, पुस्तक लिखता है लौट जाने के बाद, और उसमें गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है।
और अधिकतर फायान ने मध्य प्रदेश के बारे में विवरण किया है अपनी इस पुस्तक में। मध्य प्रदेश, फायान ने अपनी इस पुस्तक में सबसे ज्यादा जो वर्णन किया है किसके बारे में, मध्य प्रदेश राज्य के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किया है। कौन सी पुस्तक में, फूको की जो पुस्तक इसने लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद फायांस के बाद आगे फायान के बाद जो दूसरा है वो है चीनी यात्री सुंगयुन। ये कब आया, 518 ईस्वी में भारत आया था। 518 ईस्वी में लगभग 3 वर्ष तक ये भारत में रहा था। कितने वर्ष तक, लगभग 3 वर्ष तक ये भारत में रहा था। 3 वर्ष तक ये भारत में रहता है और उसके बाद ये वापस लौट जाता है। इसने भारत में रहकर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें एकत्रित की थी। इसके बाद इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। इसके बाद ये भारत से वापस लौट गया। ठीक है, तो 518 में आया। भारत में बौद्ध ग्रंथों से संबंधित इसने पत्रिकाएं एकत्रित की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित बातें इसने एकत्रित की थी। किसने, सुंगयुन ने। इसके बाद आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आता है तीसरा, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आता है। ठीक है, ह्वेनसांग का एक दूसरा नाम था युआनचुआंग। युआनचुआंग ह्वेनसांग का दूसरा नाम है युआनचुआंग। युआनचुआंग ह्वेनसांग का दूसरा नाम है। जितने बताए जा रहे सब कौन थे, चीनी यात्री थे। ठीक है, ये हर्ष के शासनकाल में 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहता है। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था, हैसे ह्वेनसांग और हैसे हर्ष, उसके शासनकाल में भारत आता है। 629 से 645 तक ये भारत में रहता है। जब ये भारत से लौटा तो इसने भी चीन में जाकर अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयू की। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयू की। ठीक है, सीयू की किसकी पुस्तक है, सीयू की ह्वेनसांग की पुस्तक है। ह्वेनसांग के एक मित्र थे जिनका नाम था, ह्वेनसांग के एक मित्र थे, इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था वहीली। ह्वेनसांग के एक मित्र थे जिनका नाम था वहीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। सवाल आए, ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी है, ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी है, तो ये लिखी है वहीली ने। वहीली कौन थे, ये ह्वेनसांग के एक साथ के मित्र थे जिन्होंने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। तो जो ह्वेनसांग की जीवनी है जो वहीली ने लिखी है, इसमें हर्ष के शासनकाल के बारे में विवरण मिलता है। इस जीवनी में मिलता है हर्ष के शासनकाल की व्यवस्था, हर्ष का शासन का विवरण किया गया है इस जीवनी में। ठीक है, ह्वेनसांग के बारे में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हर्ष का शासन व्यवस्था इसमें दर्शाई गई है। और इसके साथ साथ इसमें हर्ष के समय जो रीति रिवाज थे समाज में उनका वर्णन किया गया है। हर्ष के समय जो सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं, हर्ष के समय की सामाजिक व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। हर्ष के समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी उस पर इसमें चर्चा की गई है ह्वेनसांग की जीवनी में। जो ह्वेनसांग के साथ के मित्र थे उन्होंने ये लिखी थी। जो ह्वेनसांग की जीवनी है इसमें उस समय के 180 देशों की चर्चा की गई है। इसमें 180 देशों पर कह सकते हैं 180 देशों का विवरण मिलता है। इसमें 180 देशों की चर्चा की गई है इस जीवनी में। एक सवाल उठाता है, जो ह्वेनसांग था वह कौन से विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। जो भारत आया तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। नालंदा विद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त करी थी लगभग 6 वर्ष तक, और बाद में वो इसका आचार्य भी रहा था। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी थी। किसने, ह्वेनसांग ने। इसके बाद वो वापस लौट गया था और वापस लौटकर उसने चीन में जाकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयू की रचना जो है ह्वेनसांग की है, जबकि ह्वेनसांग की जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखी है, उनके मित्र थे वहीली, उन्होंने इसकी जीवनी लिखी है जिसमें उस समय के 180 देशों का
विवरण किया गया है। हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था, राजनीतिक जीवन और उसके सामाजिक वर्णन भी इसमें मिलता है, जो जीवनी है वह इंसान की। इसके बाद आता है इत्सिंग, चीन का यात्री इत्सिंग आता है। इसके बाद इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, 7वीं सदी के अंत में आता है। जब 7वीं सदी का अंत था, लगभग 7वीं शताब्दी समाप्त होने पर थी, तब यह भारत आता है और इसने अपने समकालीन भारत की जो उस समय दशा थी उसका वर्णन किया है। विशेषकर इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके बारे में जानकारी दी है। इसके बारे में इसने बताया, नालंदा और जो विक्रमशिला विद्यालय था उसके बारे में इसने बताया है। तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। जब ये आया तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी उसके बारे में इसने वर्णन किया है। और नालंदा और विद्यालय में भी ये भ्रमण करके गया था, इनकी भी इसने जानकारी दी है इत्सिंग ने। ये भी चीनी यात्री था। तो ये थे कुछ चीनी यात्री। अब अरबी देख लेते हैं। अरबी लेखक, अरब से जो लेखक आए थे उनके बारे में देख लेते हैं। वास्तव में भारत में मुस्लिम समाज की स्थापना अरबी के द्वारा ही की गई थी, जो अरबी भारत आए थे। तो सबसे पहले हम अरबी लेखकों में पहला नाम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे आए थे। अल-बिरूनी, अल-बिरूनी का आपसे कभी कभी जन्म पूछा जाता है। 973 ईस्वी में अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। ख्वारिज़म, जिसे वर्तमान में खीवा कहते हैं, यहाँ पर अल-बिरूनी का जन्म हुआ था खीवा में, ख्वारिज़म या खीवा में 973 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी है। इसमें अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। अल-बिरूनी को साहित्य, विज्ञान, गणित, ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। इसको साहित्य, विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि का ज्ञान था। भाषाओं में उर्दू, फारसी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। जब ये भारत आता है तो इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद। इस तहकीक-ए-हिंद पुस्तक को किताब-ए-हिंद भी कहते हैं। किताब-ए-हिंद। तो किताब-ए-हिंद आए या तहकीक-ए-हिंद आए, ये किसकी पुस्तक है? ये अल-बिरूनी की पुस्तक है। तहकीक-ए-हिंद को हुई किताब-उल-हिंद, ये उल है यहाँ पे, किताब-उल-हिंद कहते हैं इसे। तो अल-बिरूनी के बारे में हो गया, इसने भी जानकारी दी है भारत के बारे में, या कह सकते हैं इनसे भी हमें जानकारी मिली है। अब अल-बिरूनी के बाद एक अरबी लेखक और बहुत ही फेमस है जिसका नाम था सुलेमान। एक सुलेमान था, सुलेमान भारत आया, ये भी एक अरबी लेखक था। इसने भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। सुलेमान लगभग 9वीं शताब्दी में भारत आया था। 9वीं शताब्दी में ये भारत आया था। शताब्दी कह दें या सदी कह दें, 9वीं शताब्दी में ये भारत आया था। इसने विशेषकर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी दी है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी दी है किसने? सुलेमान ने। 9वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये थे विदेशी विवरण। मैंने आपको इतिहास की जानकारी के 3 स्रोत बताए हैं, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, ठीक है, और इसके बाद था पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत आपने कल पढ़े, अब तक आपने पढ़ा विदेशी विवरण। अब तीसरा जो है, तीसरा क्या है? तीसरा है पुरातात्विक स्रोत, जो कि कह सकते हैं अब तक आपने जो सबसे जितने भी पढ़े हैं उनमें सबसे जरूरी है।
पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत आपने 2 पढ़ लिए हैं। यह तीसरा पुरातात्विक स्रोत। इतिहास की जानकारी जो देता है, इतिहास की जानकारी में जो सबसे अधिक सहयोग है और जो सबसे ज्यादा प्रमाणित है वो क्या है? वो है इतिहास की जानकारी का पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में आप क्या क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्रोत में आपके आएंगे अभिलेख, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं, ठीक है। सिक्के आते हैं, प्राचीन काल में उत्खनन में जो सिक्के मिले हैं वो आते हैं। मूर्तियां आती हैं, जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनसे क्या जानकारी मिली हमें इतिहास के बारे में, वो आती हैं। और स्मारक आते हैं, यानी कि भवन जो मिले हैं उनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, स्मारक आते हैं। इसके अलावा मोहरें आती हैं, मोहरें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहर वो आती हैं। और मुद्राएं और सिक्के तो एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा मृदभांड आते हैं। मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो इनसे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वास्तव में पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो सबसे ज्यादा इतिहास के बारे में जानकारी देने में सहयोग रखते हैं। इतिहास के बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो हमें इन पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। प्राचीन काल में जब उत्खनन कार्य किया गया, खुदाई की गई, तो कहीं पे अभिलेख मिले हैं, कहीं सिक्के मिले हैं, कहीं मूर्तियां, स्मारक, मोहरे और मृदभांड। इनको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, उस समय की लिपि क्या थी, ठीक है। ये सब अनुमान इनसे लगाया जाता है। अब कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले सवाल आता है कि जब प्राचीन काल में जो सिक्के मिले थे, हम इनकी बात कर रहे हैं फिलहाल, जो सिक्के मिले थे, सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो जिन सिक्कों पे कोई आकृति अंकित नहीं थी, कोई लेख अंकित नहीं था, जो सिंपल सिक्के थे जिन पे आकृति और लेख नहीं था, उन्हें क्या बोला गया? उन्हें बोला गया पंचमार। पंचमार बोलेंगे उन्हें, पंचमार, या फिर उन्हें आहत भी कहते हैं। आहत या फिर पंचमार्क कहा गया जिन सिक्कों पर कोई भी आकृति या लेख अंकित नहीं था। जिन पे लेख अंकित था उनको बताएंगे क्या कहा गया? जिन पे कोई आकृति या लेख नहीं था उनको पंचमार्क या फिर आहत कहा गया। जो सिक्के मिले हैं प्राचीन काल में वो धातुओं से बने हैं, अधिकतर सिक्के धातुओं से बने हैं। और सिक्कों के जो सांचे मिले हैं, जो सिक्कों के सांचे मिले हैं उनमें तांबा, सोना, चांदी और शीशे के सांचे सबसे अधिक मिले हैं। जो प्राचीन काल में सिक्कों के सांचे मिले हैं उनमें तांबा, सोना, चांदी और शीशे, इन 4 धातुओं के सांचे सबसे ज्यादा मिले हैं। इन 4 धातुओं के सांचे सबसे ज्यादा मिले हैं। और इतिहासकारों ने माना है कि ये जो सांचे हैं वो सब ज्यादातर जो है कब के हैं? वो कुषाण कालीन है, कुषाण वंश के हैं। ज्यादातर जो सांचे मिले हैं वो कब के हैं? वो कुषाण कालीन है जो सांचे हमें मिलते हैं। जिन पे कोई लेख नहीं है उन्हें पंचमार्क आहत कहा गया है, कोई आकृति नहीं है। और जो हमें सांचे मिले हैं अधिकतर इन 4 धातुओं के मिले हैं। और इतिहासकारों ने बताया है जो सांचे हैं ज्यादातर वो कहाँ के हैं? वो कुषाण कालीन वंश के समय के सांचे हमें प्राप्त हुए हैं। चलो इससे आगे सिक्कों की बात करते हैं। अभिलेख पे हम बाद में चर्चा करेंगे। जो आरंभ में सिक्के थे, आरंभिक जो सिक्के थे, जो आरंभिक सिक्के थे उन पे केवल आकृति अंकित थी, कोई आकृति होती थी। आरंभिक सिक्कों पर क्या थी? कोई आकृति होती थी। मान लो किसी जानवर की आकृति, किसी वृक्ष की आकृति ऐसा होती थी। लेकिन जो बाद के सिक्के आए, जो बाद के सिक्के मिले हमें, आरंभिक काल के सिक्कों पर आकृति होती थी। और जो हमें बाद के सिक्के मिले हैं उन पे राजाओं के नाम मिले हैं, ठीक है। राजाओं के नाम, देवताओं के नाम, राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियां अंकित की गई हैं, उन पे तिथियां भी मिली हैं, ठीक है।
तो आरंभिक सिक्कों पर केवल आकृतियां अंकित थी, जबकि बाद के जो सिक्के हैं उन पे राजाओं के नाम मिलते हैं, देवताओं के नाम मिलते हैं और उन पे तिथियां अंकित होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोट करना है कि सबसे पहले सिक्कों पर लिखवाने की कला जो प्रारंभ की थी, लिखवाना, सिक्कों पर लिखवाना जो शुरू करा था वो किसने शुरू करा था? हिंदी अवनों ने। हिंदी अवनों ने सबसे पहले सिक्कों पर लिखवाना शुरू करा था। ठीक है, और सिक्कों पर लेख लिखवाना तो हिंदी अवनों ने शुरू करा था। लेख एवं तिथि, लेख एवं तिथि सबसे पहले किन शासकों ने लिखवानी शुरू करी थी? तो वो थे यूनानी शासक। यूनानियों ने सिक्कों पर सबसे पहले लेख व तिथि अंकित करानी शुरू की थी। ठीक है, लिखवाना हिंदी अवनों ने शुरू करा था। सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? सबसे अधिक सिक्के, पीछे आपने पढ़ा सांचे की बात की थी हमने, लेकिन सबसे अधिक जो सिक्के मिले हैं वो मौर्य काल के मिले हैं, मौर्य वंश के। सबसे अधिक सिक्के मौर्य काल के मिले हैं। सबसे अधिक सिक्के कहां के मिले हैं? मौर्य काल के मिले हैं। मौर्य नहीं, यहाँ पे मौर्योत्तर काल है, लेकिन जारी करना पूछा जाए तो मौर्य काल आएगा, मौर्योत्तर काल। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। मौर्योत्तर काल का अर्थ है मौर्य काल के बाद। सातवाहन वंश, शुंग वंश, कौ वंश, ठीक है, ये जितने भी वंश थे इनके सिक्के सबसे ज्यादा मिले हैं। मौर्योत्तर काल के सिक्के सबसे ज्यादा मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्के जो जारी किए थे वो मौर्यों ने की थी। ठीक है, अब इसके अलावा एक सवाल आता है, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सबसे अधिक सोने के सिक्के, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सोने के सिक्के में आपका जो उत्तर होगा वो होगा गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे, जिनमें स्वर्ण मुद्राओं को और चांदी की मुद्राओं को अलग अलग नामों से जाना जाता था। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे, स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे, और चांदी की मुद्राओं को रूपक कहते थे। चांदी की मुद्राओं को रूपक कहते थे और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे, सबसे अधिक सिक्के मौर्य काल के शासकों ने जारी किए थे, और सबसे अधिक सिक्के जो मिले हैं वो मौर्योत्तर काल के सिक्के मिले हैं। सबसे पहले लिखवाना सिक्कों पर यवनों ने शुरू करा था। तिथि और लेख जो अंकित कराई थी वो यूनानियों ने सबसे पहले कराई थी। अब यहां से सवाल है शुद्ध सोने के सिक्के, तो आपका उत्तर बदल जाएगा। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए वे कब हुए? वो कुषाण वंश में। कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गुप्त शासकों ने, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए वो किसने? वो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे, जिनमें आप नाम पढ़ोगे कुचलकंडी विशेष, कनिष्क फर्स्ट, सेकंड, ये सब। ठीक है, कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। एक सवाल आता है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? शीशे के सबसे अधिक सिक्के जो जारी किए थे वो सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। किसने? सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे, और शुद्ध सोने के जो सिक्के जारी किए थे वो किसने करे थे? वो कुषाण वंश के शासकों ने करे थे। ठीक है, चलो इसके बाद हम थोड़ा पुरातात्विक स्रोतों के बारे में और भी जान लेते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। जो पुरातात्विक स्रोत है इसकी जो शुरुआत होती है, पुरातात्विक स्रोतों की शुरुआत, इनकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? इनकी शुरुआत होती है 1861 में। 1861 में पुरातात्विक स्रोतों की शुरुआत होती है। कब होती पुरातात्विक स्रोतों की शुरुआत? 1861 में। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि पुरातात्विक स्रोतों को इतिहास का दर्जा किस इतिहासकार ने दिलाया था?
या कौन थे जो पुरातात्विक स्रोतों को इतिहास का दर्जा दिलाया था? व्हीलर, मार्टिन या मार्टिन व्हीलर? मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने इतिहास का दर्जा दिलाया किनको? पुरातात्विक स्रोतों को। और शुरू करने का शुरुआत कब हुई? 1861 में। लेकिन शुरू किसके द्वारा किया गया? शुरू करने का जो श्रेय प्राप्त है वो कनिंघम को प्राप्त है। कनिंघम। पुरातात्विक स्रोतों को इतिहास का दर्जा मार्टिन व्हीलर ने दिलाया था, लेकिन शुरू कराया जो था वो कनिंघम ने कराया था। और शुरुआत कब हुई थी पुरातात्विक स्रोतों की? 1861 में। वास्तव में जितने भी इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत हैं उनमें पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रमाणित हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत हैं वो राजा और जो लेखक है उसके पक्ष में झुके होते हैं। क्यों? कोई भी, मैंने कल भी बताया था आपको, कोई भी शासक है उसका दरबारी उसके बारे में लिखता था। तो जो दरबारी लिख रहा है, जिससे वो धन ले रहा है, जिसके दरबार में रह रहा है, जिसका खा रहा है, क्या वो अपने शासक के बारे में कुछ गलत लिख सकता था? नहीं लिख सकता था। तो राजा का दरबारी अपने राजा के बारे में सदैव बड़ा चढ़ा के बात लिखते थे। ठीक है, तो उनको हम 100% सही नहीं मान सकते थे। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कई हद तक लगभग 90% वो सही हैं। ठीक है, इनमें बदलाव की संभावना नहीं है। ये 90% सत्य हैं और सबसे ज्यादा प्रमाणित करते हैं। क्योंकि भाई कोई मूर्ति प्राप्त हुई है, क्या मूर्ति को राजा बड़ा चढ़ा के मूर्ति बनाई जा सकती है? क्या मूर्ति में ऐसा कुछ है कि राजा ने अपने कुछ विशेष करा दिया हो? तो जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो तो हुई है। ठीक है, जैसे सिक्के प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो अभिलेखों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये बात 100% सही है। लेकिन जो शासकों का दरबारी विवरण करते थे उसको हम 100% सही नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिख दी, तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसने बढ़िया बड़ा चढ़ाकर बात लिखी, जिनको हम सच नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है अपन राजा के बारे में झूठ भी लिख दिया हो कुछ। लेकिन यदि किसी अभिलेख को देखें, अभिलेख क्या होते हैं? जो सतह में गाड़े जाते थे, पत्थर पर कुछ लेख लिखकर उन्हें लगाया जाता था, उन्हें गाड़ा जाता था। अब बताएंगे अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक सही हो सकते हैं। सिक्के कुछ हद तक सही हो सकते हैं, मूर्तियां कुछ हद तक सही हो सकती हैं, जो मिट्टी के बर्तन है उनसे हम कुछ हद तक सही अनुमान लगा सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत वास्तव में जितने भी इतिहास की जानकारी में हमारे स्रोत हैं उनमें सबसे सत्य हैं, ये सत्य पर आधारित है, ये हमें सबसे सही जानकारी देते हैं, प्रमाणित जानकारी देते हैं। ठीक है, तो भाई पुरातात्विक स्रोत, अब पुरातात्विक स्रोत के हिसाब से हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। मैंने बताया मार्टिन व्हीलर ने इनको इतिहास का दर्जा दिलाया था। 1861 में शुरुआत, कनिंघम ने शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। जो भारतीय पुरातात्विक विभाग है वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो हुई थी, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में देखी जाती है। ठीक है, स्थापना तो देखी जाती है 1861 में, लेकिन पुरातत्व विभाग का विकास देखा जाता है 1960 तक। ठीक है, स्थापना पुरातत्व विभाग की 1861 में हो गई, लेकिन विकास लगभग 100 वर्षों तक जाकर 1960 में इसका विकास होता है। तो भारत में पुरातत्व विभाग का विकास लगभग 100 वर्ष तक देखा जाता है। और इस 100 वर्ष में जब भारत में विकास हुआ, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है एच.डी. संगालिया। एच.डी. संकालिया ने इस 100 वर्ष के काल को देखा है। जो 100 वर्ष में हमारे पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई है, जो इसका विकास हुआ है 100 वर्ष में, उसको देखा है। और उस 100 वर्ष के समय को उन्होंने 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया है। 1861 से, मैं बता रहा हूं कौन कौन से भागों में बांटा है। 1861 से 1902 तक ये पहला भाग बांट लिया इन्होंने,
100 वर्ष में, मैंने बताया 1861 में स्थापना होगी, लेकिन पूरी तरह से विकास 1960 में जाकर इसका हुआ है। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है क्या करता है? पुरातत्व विभाग प्राचीन स्थलों की खोज करने का कार्य करता है। जो वहां से वस्तुएं मिलती हैं उन पर विचार करता है, उनका परीक्षण करता है, उनकी तिथि ज्ञात करता है। ठीक है, तो 1861 से 1902 तक। इसके बाद दूसरा 1902 से 1944 तक, दूसरा कालखंड बताया इन्होंने पुरातत्व विभाग के अध्ययन का। तीसरा 1944 से 1960 तक। तो पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व विभाग का विकास जो होता है कब होता है? 1960 में होता है। 3 कालखंडों में संकालिया ने इसे बांटकर इसका अध्ययन किया है। 1861 से 1902। सबसे पहले आपसे सवाल बनेगा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कराने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो आप कहोगे उसको प्राप्त है, उनका नाम है कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कराने का श्रेय किसको प्राप्त है? कनिंघम को प्राप्त है। सर्वप्रथम कनिंघम ने ही 1861 में, जब भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग के सामने पुरातत्व विभाग की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? कनिंघम ने रखा था। कब? 1861 में लॉर्ड कैनिंग के सामने। और इनके प्रयासों से ही 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कनिंघम के प्रयासों से। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग स्थापित हुआ था वो 1866 में समाप्त कर दिया गया। 1866 में क्या कर दिया गया? वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद 1871 में, लगभग 1871 में फिर से एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम था भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है 1871 में। यह एक स्वतंत्र विभाग था। स्वतंत्र विभाग का अर्थ, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। सरकार वाला 1861 से 1866 तक चला था, जिसे समाप्त कर दिया गया 66 में। कुछ वर्षों बाद 1871 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। इसके जो महानिदेशक बनाए गए वो कौन बनाए गए? कनिंघम को। कनिंघम इसके पहले महानिदेशक थे। ठीक है, कनिंघम महानिदेशक बने इसके पहले, और कनिंघम के बाद इसका महानिदेशक जो बना था वो था वर्सेज, जॉन वर्सेज भारतीय पुरातत्व विभाग के दूसरे महानिदेशक थे। जॉन वर्सेज दूसरे थे, पहला जो था वो कनिंघम था। तो इसके बाद क्या होता है, मैं इस काल को बता रहा हूं, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कैसे होती है पूरी तरह से। ठीक है, अभी तक 61 में हुई, 66 में रद्द कर दिया गया, 71 में फिर से होती है स्वतंत्र, जिसका नाम था भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। महानिदेशक कनिंघम बनते हैं, दूसरे जॉन वर्सेज बनते हैं। अब 1904 में लॉर्ड कर्जन का काल था, क्योंकि 1899 में भारत के वायसराय बनकर आ चुके थे लॉर्ड कर्जन, जब बंगाल विभाजन करा था 1905 में। तो जो लॉर्ड कर्जन था, मैंने बंगाल विभाजन के समय भी आपको जो वीडियो थी उसमें बताया था, लॉर्ड कर्जन को इतिहास का बहुत प्रेम था। वह इतिहास का प्रेमी था, इतिहास पढ़ता था, इतिहास का अध्ययन करता था। तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में एक एक्ट पारित कराया, जिसका नाम था प्राचीन स्मारक परीक्षण एक्ट। प्राचीन स्मारक परीक्षण एक्ट कब पारित हुआ? ये पारित होता है 1904 में। किसके प्रयास से? लॉर्ड कर्जन, जो उस समय भारत के वायसराय थे। इस एक्ट को क्यों पारित किया गया, क्यों पास किया गया? इस एक्ट को पास किया गया कि जो पुरातत्व विभाग कार्य कर रहा था 1871 में, जिसकी स्थापना हुई थी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, ये जो खुदाई का कार्य कर रहा था, उत्खनन का कार्य कर रहा था, इनसे जो वस्तुएं प्राप्त हो रही थी उनका परीक्षण करने के लिए प्राचीन स्मारक परीक्षण एक्ट, जो प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हो रही थी उनका परीक्षण करने के लिए, उनका परीक्षण किया जाना चाहिए, इसके लिए एक्ट पास कराया था 1904 में। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता मेमोरियल की स्थापना की थी। क्यों की थी? कलकत्ता मेमोरियल की स्थापना की थी किसने? कलकत्ता मेमोरियल की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। क्यों की थी? जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं खुदाई से, उन वस्तुओं को कलकत्ता मेमोरियल में
रखा जाएगा और रखने के बाद उनका परीक्षण किया जाएगा। ये बात 1904 के लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। ये हमारे पुरातत्व विभाग की इतिहास चल रहा है, जब तो हम आगे पुरातत्व विभाग को पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोतों को तभी तो समझेंगे, पहले हम देख तो ले हमारा इतिहास क्या है। तो 1904 में